बच्चों में सुनीता अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ रहे हैं अध्याय 11 श्वसन। इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक पहला पढ़ा हमने ग्लाइकोलाइसिस और इसके बाद में पढ़ा था क्रेब्स चक्र। और आज हमारा थर्ड स्टेप आ रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। यानी जो हमने ऑक्सी श्वसन पढ़ा था उसमें हमारे 3 स्टेप थे। सबसे पहले था ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में था क्रेब्स चक्र और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो चुका इन दोनों सिस्टम के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में क्या हो गया, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया और पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मिली हमको, CO2 जो हमारी CO2 प्राप्त हुई हमको और H2O निकला, उसके साथ साथ ऊर्जा प्राप्त हुई। लेकिन ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई वो हम देख रहे हैं आज इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से। यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र उसके साथ साथ ही हमारा चल रहा था। जैसे ही NADH2 बने वो कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चले गए। ऐसे ही जैसे ही FADH2 बना वो कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चला गया। लेकिन वो वहाँ जाकर के उन्होंने किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण किया वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, जिसको मैंने सरल करने की कोशिश की है पूरी, जो आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ है, कहाँ चल रहा है ये। तो हमने क्या पढ़ा था, क्रेब्स चक्र कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा कौन सा सिस्टम हो रहा है अब, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी। क्योंकि जब क्रेब्स चक्र होता है तो उसमें NADH2 बने और क्या बने, FADH2 बने। तो वहीं हमारे एक कोशिका के अंदर ही कोशिका द्रव्य भी मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूड है। तो वहीं ये सारा सिस्टम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी हमारा वहीं पर मौजूद है। ठीक है, तो ये हम जो देख रहे हैं एक डायग्राम, इस डायग्राम में हमारी ये जो हमने लेयर बनाई है ये किसकी लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और इसकी ये बाहरी झिल्ली है, ये वाली झिल्ली जो है वो बाहरी है और ये झिल्ली है उसकी आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की। हम लोग एक अगर माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाएं तो इस तरीके से इसका माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनता है। ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली। लेकिन ये आंतरिक झिल्ली किससे होती है, इस तरह से फोल्डेड होती है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी आंतरिक झिल्ली है ये वाली यहाँ ऐसे जाएगी, फिर ये इस तरीके से फोल्डेड होगी। तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये है हमारी बाहरी झिल्ली इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के, ये है इसकी आंतरिक झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के जो काम करते हैं, जो एंजाइम्स काम करते हैं इस सिस्टम के अंदर, वो सारे एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। किसमें, आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली में नहीं बल्कि आंतरिक झिल्ली में। और आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में क्या है, एक स्पेस है, खाली स्थान है। और इस खाली स्थान में भी हमारी कुछ इसके साथ साथ जो फंक्शन होते हैं वो चलते रहते हैं। तो यानी हर चीज़ की यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस ही है। और यहाँ जो हमारा इस स्थान है, ये जो फोल्डेड होते हैं उसके बीच का जो स्थान है वो कहलाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो अब अपन इसका पूरा फंक्शन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस कार्य को कंप्लीट करते हैं। यानी ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के वाहक कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के वाहक कहते हैं। तो संकुल एक, यहाँ पर हमारे 4-5 संकुल हमारे काम आते हैं। इसके जो घटक हैं वो 5 संकुल हैं जिनकी सहायता से ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा संकुल फर्स्ट जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम पाया जाता है जो कि कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। कहाँ पर है ये, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर हमें दिखाई दे रहा है। हमने जहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है, संकुल फर्स्ट। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, संकुल फर्स्ट का स्ट्रक्चर है। सेकंड हमारा दिख रहा है संकुल सेकंड हमारा यहाँ पर मौजूद है, जो कि आंतरिक झिल्ली के भी नीचे की तरफ स्थित है, परिधि की तरफ नहीं बल्कि केंद्र की ओर। ठीक है, और इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, ये हाइड्रोजनों को क्या करता है, बाहर निकालता है। हाइड्रोजन आयनों को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, संकुल थर्ड जो है हमारा, ये हमारा संकुल थर्ड है। संकुल थर्ड के को हम कहते हैं साइटोक्रोम B/C डिडक्टेज। ठीक है, और संकुल 4 हमारा ये वाला है,
ये सारे के सारे हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर। संकुल 4 है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में हमारे कुछ कॉपर यूनिट्स भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है इसमें, लेकिन यहाँ मौजूद होती हैं कॉपर यूनिट्स, कॉपर ए और कॉपर बी। संकुल 5 है हमारा लास्ट में, अंतिम जो है हमारा कौन सा है, संकुल 5 है, जिसे हम एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, एटीपी सिंथेटेज, क्योंकि एटीपी का निर्माण हमारा लास्ट में जा कर के ही होता है। ठीक है, अब हम इसके पूरे प्रोसीजर पे आते हैं कि किस तरीके से ये संकुल फर्स्ट काम कर रहा है, संकुल सेकंड काम कर रहा है। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं, ये संकुल फर्स्ट है, ये संकुल सेकंड है, ये संकुल थर्ड है, ये संकुल फोर्थ और ये संकुल फिफ्थ। लेकिन इसके अलावा भी हमें यहाँ कुछ 2 चीज़ें और नज़र आ रही हैं, एक UQ और एक है हमारा साइटोक्रोम C। ये हमारा है UV-क्यूनॉन, UQ को क्या कहते हैं हम शॉर्ट में, UV-क्यूनॉन। ठीक है, तो UV-क्यूनॉन और साइटोक्रोम C क्या हैं, ये चलवाहक हैं। चलवाहक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से उठाएंगे और दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं चलवाहक। क्या बोलते हैं इसको, चलवाहक। ठीक है, अब हम इसके पूरे प्रोसीजर पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि संकुल फर्स्ट है, कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये NADH डिहाइड्रोजिनेज जैसे ही हमारा जो NADH2 होता है उसका क्या करता है, ऑक्सीकरण करेगा। उसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। जब ऑक्सीकरण होगा तो ये किस में बदल जाएगा, NAD में बदल जाएगा, और NAD में बदलने के साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी 4 प्रोटॉन्स यहाँ से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। हाइड्रोजन आयन बोलें चाहे हम उसको प्रोटॉन्स बोलें, ये बाहर निकलते हैं, और साथ साथ क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। साथ साथ और कौन सी चीज़ निकलेगी, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ से निकल करके जो हमारा इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है वहाँ हाइड्रोजन आयन पहुँच जाते हैं, निकल करके इसमें से निकलते हैं और ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है पहले FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कुछ सब यूनिट्स भी होती हैं जो इसमें मौजूद होती हैं। तो ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसको ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ दे देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दे देता है। FeS का मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन्स, या आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दे देते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को। आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेता है, UV-क्यूनॉन ले लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं, UV-क्यूनॉन में पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमारा संकुल फर्स्ट का काम कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचा दिया इसने, UV-क्यूनॉन में पहुँचा दिया, और हाइड्रोजन आयन जो हमारे प्रोटॉन्स थे वो कहाँ पहुँच गए, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुँच गए। ठीक है, अब हमारा आ रहा है हमारा सेकंड, जो हमारा दूसरा है, ये FAD होता है, जो ये हमारा इसको बोलते हैं हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी जब क्रेब्स चक्र चल रहा होता है उस समय सक्सिनिक अम्ल से क्या बनता है, फ्यूमेरिक अम्ल बनता है, और फ्यूमेरिक अम्ल बनने के टाइम पर जो हमारा FAD होता है, यहाँ पर कौन सी चीज़ है ये FAD, ये किस में बदल जाता है, FADH2 में बदल जाता है। ठीक है, यानी ये प्रोटॉन्स को ग्रहण कर लेता है और किस में बदल जाता है, FADH2 में बदल जाता है। यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं, UV-क्यूनॉन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए किसने, UV-क्यूनॉन ने, इधर से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए किसने, UV-क्यूनॉन ने। अब ये UV-क्यूनॉन क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचाएगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचा देता है संकुल थर्ड में। कहाँ पहुँचा देता है, संकुल थर्ड में। संकुल थर्ड जो है हमारा क्या है, साइटोक्रोम B/C रिडक्टेज। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम एरो के माध्यम से देख रहे हैं, इसके अंदर भी हमारी और भी छोटी छोटी यूनिट हैं। एक साइटोक्रोम B होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, और साइटोक्रोम C1 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B के ग्रहण करने के पश्चात कौन करेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन्स ग्रहण करेंगे। आयरन सल्फर प्रोटीन्स इसको किससे दे देंगे, साइटोक्रोम C1 को दे देती हैं। साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन्स वही एक चलवाहक कैरियर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं जिसका नाम है साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C इस मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेता है, साइटोक्रोम C। ठीक है, ये साइटोक्रोम C का काम सिर्फ इतना ही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और कहाँ पहुँचा दिए, संकुल फोर्थ में पहुँचा दिए। संकुल थर्ड से तो इसने उठाए इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ पहुँचा दिए, संकुल फोर्थ में पहुँचा दिए। ठीक है, तो ये दोनों हमें कैरियर्स के बारे में क्लियर हो गया, साइटोक्रोम C क्या है, UV-क्यूनॉन क्या है, उनके काम क्या हैं। अब आ गए हम फोर्थ संकुल पर आ गए।
इसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाला जो संकुल है इसके अंदर 2 कॉपर यूनिट्स भी होती हैं और इसके अलावा कुछ साइटोक्रोम भी होते हैं। 2 प्रकार के साइटोक्रोम पाए जाते हैं जिसका नाम है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। एक का नाम क्या है साइटोक्रोम ए, दूसरे का नाम है साइटोक्रोम A3। तो अब ये जो साइटोक्रोम C था इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचा देता है, साइटोक्रोम A में पहुँचा देता है। साइटोक्रोम A से ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं साइटोक्रोम A3 में। क्लियर। साइटोक्रोम A3 से ये इलेक्ट्रॉन्स अब 5th में नहीं जाते बल्कि कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयनों से मिल करके क्या बना लेती है, जल का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है ऑक्सीजन। ठीक है, इस पूरे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है जिससे जल का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संकुल 3rd के दौरान भी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, यानी कि 4 प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 प्रोटॉन्स यहाँ बाहर आ गए, 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसी तरीके से जब ये संकुल 4th काम कर रहा होता है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 4H यहाँ हो गए, 4H यहाँ हो गए, 2H यहाँ हो गए। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ गई। जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो हाइड्रोजन आयन कहाँ एंटर करते हैं, संकुल 5th के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, लेकिन सारे एक साथ एंटर नहीं कर जाते बल्कि कितने, एक बार में 4 हाइड्रोजन आयन यानी 4 प्रोटॉन्स इसमें एंटर कर जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो 5th संकुल है हमारा उसकी 2 यूनिट हैं, 5th संकुल की 2 यूनिट हैं। इस ऊपर वाली यूनिट को जो इस झिल्ली से अटैच है उसे कहते हैं हम CF0, और जो हमारी एक आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं एक कनेक्शन के द्वारा, इस दूसरी यूनिट का नाम है F1। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन्स इसमें एंटर करते हैं। और एंटर करते हैं यानी कि जब यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं तो यहाँ कम हो गए, यहाँ ज़्यादा हो गए, तो यहाँ तो प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रोटॉन प्रवणता के कारण हाइड्रोजन आयन इसमें एंटर करते हैं बहुत तीव्र गति से। जब ये तीव्र गति से हाइड्रोजन आयन इसमें एंटर करेंगे तो ये क्या होने लगती है, ये जो F1 वाली यूनिट है घूमने लगती है। क्या करने लगती है, मूवमेंट करती है। और मूवमेंट करने से इसकी जो गति है, जिसकी गति की वजह से जो ADP जो मौजूद होता है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, ये एक कार्बनिक फॉस्फेट से क्रिया करते हैं और ATP का निर्माण करते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी की जो प्रेशर से पानी अगर किसी इस पे डाला जाता है, पंखे पे डाला जाएगा तो पंखा तेज़ी से क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। ऐसे यहाँ पर ये जो यूनिट है वो क्या करने लगती है, तेज़ी से घूमने लगती है और ऊर्जा का निर्माण कर देती है। ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, ADP यहाँ पे फॉस्फेट कार्बनिक फॉस्फेट से जुड़ जाता है और ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। यह हमारे एक कोशिका के अंदर एक ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये हमें समझ में आया पूरा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही था हमारा ऑक्सीजन, और जो हमारे प्रोटॉन्स थे उनसे क्या बन रही है हमारी, धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अंत में हमारे जो एक NADH2 होता है उससे 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और एक जो चार हमारे हाइड्रोजन आयन जैसे ही जाएंगे एक ATP का निर्माण हो जाएगा, फिर 4 आयन जाएंगे दूसरे ATP का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में 2H आयन जाते हैं तो उनसे आधे ATP का निर्माण होता है। राउंड फिगर में हम 3 ATP बोल देते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 2.5 ATP का निर्माण होता है। एक बार में कितने, 2.5 ATP का निर्माण होता है। क्लियर। अब हम इसका प्रोसेस पूरा हम जनरल इस तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन मैं एक बार इस पॉइंट्स को वापस से समझा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन और ATP का निर्माण किस तरीके से होता है हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी क्रेब्स चक्र के अंत में किसका ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में बनने वाले क्या बना, NADH2 बने, और क्या बना, FADH2। इन दोनों का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से इनके द्वारा ऑक्सीकरण हुआ। और ऊर्जा का क्या हुआ, उत्पादन, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा। इलेक्ट्रॉन परिवहन और ATP का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला स्टेप आएगा, NADH2 का संकुल फर्स्ट के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है।
NADH2 का संकुल फर्स्ट के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स संकुल एक में प्रवेश हो रहे हैं, संकुल फर्स्ट में प्रवेश हो गए। अब प्रवेश होने के पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की कौन ले रहा है, FMN ले रहा है, और FES से होते हुए UV क्यूनॉन तक पहुँच गए। FES से होते हुए कहाँ पहुँच गए, UV क्यूनॉन तक। 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से अंतरा झिल्ली स्थान में आ रहे हैं। ये 4 प्रोटॉन्स हैं जो कहाँ आ रहे हैं, मैट्रिक्स से अंतरा झिल्ली जो होती है हमारी अंतरा झिल्ली का जो स्पेस है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा जो संकुल सेकंड है यहाँ से होते हुए पहुँच जाते हैं। ठीक है, संकुल सेकंड के द्वारा जो सक्सीनी कमलों से इलेक्ट्रॉन्स FAD के माध्यम से UV क्यूनॉन में पहुँचते हैं। FAD के माध्यम से कहाँ पहुँच गए, UV क्यूनॉन तक पहुँच जाते हैं। और इसके बाद में UV क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचा देता है, झिल्ली के भीतर ही संकुल थर्ड में पहुँचा देता है। कहाँ पहुँचा रहा है, संकुल थर्ड में पहुँचा रहा है। संकुल थर्ड में पहुँच जाते हैं और फिर संकुल थर्ड से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के द्वारा, संकुल थर्ड जी है हमारा, यहाँ से साइटोक्रोम C के द्वारा कहाँ पहुँच रहे हैं, ये किसके पास पहुँच रहे हैं, संकुल फोर्थ में पहुँच रहे हैं। संकुल फोर्थ में पहुँचने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे मिलकर है, और आणविक ऑक्सीजन से मिलकर के और हाइड्रोजन आयनों से मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जल का निर्माण हो जाता है। और लास्ट में आ रहा है हमारा संकुल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इनसे इलेक्ट्रॉन परिवहन के समय मुक्त कुछ, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर ट्रांसफ़र पर क्या होती है, हर स्थानांतरण पर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये सारी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और ये ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होकर के किस में हो जाती है, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है। हर हाई एनर्जी होने की वजह से ही ये प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इसमें एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के पश्चात यहाँ पर ये मूवमेंट होने लगता है, तेज़ गति होने लगेगी और गति होने से ही यहाँ पर ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुल पुनः मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर एंटर करते हैं वो वापस कहाँ आ जाते हैं, मैट्रिक्स में पहुँच जाते हैं। तो हाइड्रोजन की कमी भी नहीं होती है हाइड्रोजन आयनों की, और इस तरीके से ये सिस्टम पूरा चलता है। मैट्रिक्स में कहाँ पहुँचेंगे, इंटरनल मेम्ब्रेन का जो स्पेस है उसके बीच में पहुँच जाते हैं, फिर वापस साइकिल के द्वारा यहाँ पर वापस से आ जाते हैं। इस तरीके से प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती जाती है और ATP का निर्माण होता जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो हमारा ऑक्सीश्वसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अनऑक्सीश्वसन के बारे में हमने शॉर्ट में आपको बताया था कि वहाँ हमारी ऊर्जा थोड़ी कम उत्पन्न होती है, एनर्जी वहाँ पे भी उत्पन्न होती है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी, वहाँ बहुत कम एनर्जी उत्पन्न होती है और साथ में CO2 वगैरह का वहाँ पे कोई निर्माण नहीं होता, बल्कि किसका होता है यहाँ पर, एथेनॉल का, यानी हाई एल्कोहलिक ग्रुप का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपना ये श्वसन वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेंगे अगले वीडियोज़ में। ठीक है।